हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई के करंट एस्पेक्ट्स को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड। इसमें इसकी पूरी जर्नी दी गई है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करी गई है, कैसे इंडिया को डिफिकल्टी हुई, कैसे वो आगे बढ़ा, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। ये 1 आवर प्लस का इसका कंटेंट है, इसलिए संडे को, कमिंग संडे जो है, उस दिन इसकी वीडियो आपको डेडिकेटेड वीडियो एक मिल जाएगी। चलिए, तो आज हम सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्या है, हाउ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स इमेजिन्ड इंडिया। ओके, इसमें बताया गया है कि संविधान बनने से पहले, आज़ादी से पहले, जो डिफरेंट फैक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनका सबका अपना अलग एक विचारधारा थी सबकी। तो कैसे कैसे वो अपना एक अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के एक एक ड्राफ्ट बनाते गए और किस तरह से हमारा संविधान शेप में आया है। ठीक है, तो इस जर्नी को जानने से पहले जो हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम के लिए, मेंस के लिए, उसको देखेंगे हम। उसके बाद इस आर्टिकल को एक एक करके हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए मेंशन किया गया है, पहला है गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इसके? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ट्रस्टीशिप मॉडल। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? विलेज एज अ बेसिक यूनिट एंड ग्राम स्वराज। ठीक है, गांधी जी की ये विचारधारा थी। फिर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है? डिक्रीज, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑफ विलेजेस ऑन अर्बन इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप मॉडल। इसमें क्या मतलब होता है? वेल्थ एंड रिसोर्सेज शुड बी हेल्ड एज ट्रस्ट फॉर कम्युनिटी, नॉट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। ओके, पर्सनल प्रॉफिट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या? गांधीयन जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, इसका उद्देश्य क्या है? तो फोकस ऑन मैनुअल लेबर, लोकल प्रोडक्शन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें भागीदारी हो, वो है सस्टेनेबल लिविंग एंड मिनिमल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। नेचर से हम उतना ही लेंगे जितना हमें ज़रूरी है। ठीक है, देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, रेडिकल सोशलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी से कैपिटलिज्म को, जो पूंजीवाद जो है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। और क्या एस्टैब्लिश करना है? सिस्टम बेस्ड ऑन कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। ठीक है, ये उनका उद्देश्य है रेडिकल सोशलिज्म वालों का। कैसे करना है? बाय रिवॉल्यूशनरी मेजर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए आप। थर्ड देखिए क्या कहता है, रेडिकल ह्यूमैनिज्म। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? एम एन रॉय। इनका नाम जानते हैं आप? ठीक है, एम एन रॉय। इसका मतलब है, ये एक तरीका है सोचने का, वे ऑफ थिंकिंग दैट सेज, क्या कहता है ये देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट रिलीजन, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? तो ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, फोकस किस पे रहेगा? इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वल राइट्स। ठीक है, और क्या कहता है इसमें? कहता है कि यूज ऑफ रीजन, लॉजिक, साइंस इन प्लेस ऑफ ब्लाइंड फेथ। अंधभक्ति नहीं करनी है हमें, जो कुछ किसी ने कहा उसको मान नहीं लेना है, अपना दिमाग चलाना है, अपना लॉजिक लगा के उसको सोचना है। नेक्स्ट कहता है एथिकल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स। एथिकल मतलब क्या होता है? आपको ज्ञान है गलत क्या है, सही क्या है उस चीज का। ठीक है, ये था हमारा रेडिकल ह्यूमनिज्म। देखिए एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, जस्ट मिनट, हाँ यहाँ देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। इससे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों में। इसको देखिए, पार्लियामेंट क्या, इसमें क्या है? पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी बन जाता है कंट्री का। इसमें इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा ना, उसको सिर्फ वही रिमूव कर सकता है, चेंज कर सकता है, और लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बना सकता है। पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ को इवन कोर्ट भी जो है, संविधान भी जो है, वो बदल नहीं सकता है। सबसे सुप्रीम कौन हो जाता है? पार्लियामेंट। चलिए अब समझते हैं इस आर्टिकल को। तो इसको देखिए, बेसिक चीज़ें तो हमने समझा दी हैं, लेकिन देखिए कुछ देख लेते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। देखिए क्या कहता है, पहला इसमें देखिए दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। ये लिंक्ड किससे है? अर्ली नेशनलिस्ट से, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। इसमें क्या कहता है? इसमें बोला गया था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में, इंडिविजुअल राइट्स, लीगल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे
एस्पेक्ट्स के बारे में। देखिए दूसरा है एम एन रॉय का फ्री इंडिया। हाँ ये देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया अ ड्राफ्ट 1944, ये किसका था? एम एन रॉय का था, ठीक है। अंडर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये किसकी पार्टी थी? ये पार्टी किसकी थी? एम एन रॉय की थी, ध्यान रखिएगा। ग्राउंडेड इन फिलोसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, हमने समझा भी क्या होता है। पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें लोगों की भागीदारी ज़्यादा बढ़ती रहे, ठीक है। फेडरल इंडिया कंपोज ऑफ लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज प्रोविंस, तो जिसमें क्या बोला गया था? लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे प्रोविंसेस को हम ऑर्गेनाइज करें। चलिए फिर कहता है सोशियो इकोनॉमिक गारंटीज की बात करी गई थी, सिटीजन कमिटीज की बात करी गई थी। देखिए ये जो ड्राफ्ट था एम एन रॉय का, इसने रिजेक्ट किया था पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को। ये क्या होता है इसको समझ चुके हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट 1944। हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट 1944 ये किससे एसोसिएटेड है? नेशनलिस्ट राइट विंग लाइक हिंदू महासभा। इसने क्या किया था? शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव था इसका। इसका क्या था? यूनिटरी स्टेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोवरेन हिंदुस्तान फ्री स्टेट। येट इसमें कहता है कल्चरल यूनिफिकेशन थ्रू वन लैंग्वेज वन लॉ वन नेशनल कल्चर, बट इट गारंटीड द रिलीजियस फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट अक्रॉस कास्ट एंड क्रीड। ठीक है, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट की बात भी करी गई थी। चलिए इसमें मतलब बेसिकली था कि ये एक कल्चर, एक देश का एक कल्चर हो, एक लैंग्वेज हो, सब कुछ एक हो, लेकिन जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग अगर रहते हैं तो हम इनइक्वालिटी के साथ ट्रीट नहीं करेंगे, उनको इक्वल दर्जा हम प्रदान करेंगे। इसमें फॉर्मल सेकुलरिज्म, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इनकी बात भी करी गई थी कि एक कल्चर का मतलब ये नहीं कि जो माइनॉरिटी होंगे उनको हम परसिक्यूट करेंगे, सताएंगे, नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और सेकुलरिज्म को अपनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है नेक्स्ट है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। ये किसने ड्राफ्ट किया था? 1946 में श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था विद अ फॉरवर्ड बाय महात्मा गांधी। फॉरवर्ड क्या, स्टार्टिंग बिगिनिंग के जो कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ एक स्टेटमेंट जैसा रहता है, बाय महात्मा गांधी। ठीक है, अब गांधीयन से आप समझ सकते हैं नॉन वायलेंस होगा, ट्रस्टीशिप, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, विलेज रिपब्लिक सेल्फ बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस। ये तो समझ सकते हैं, गांधी जी को जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनके बारे में वो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है कि गांधी जी का नाम जहाँ आएगा, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, विलेज रिपब्लिक्स, नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप, फ्रेमवर्क, इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, मोरल वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट क्या था गांधीयन ड्राफ्ट का, अ प्रोविजन फॉर राइट टू बेयर आर्म्स। आर्म मतलब हथियार, असला, हथियार रखने का अधिकार, उसमें कहा गया था राइट टू बेयर आर्म्स लाइक फॉर सेल्फ डिफेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मतलब कहता है कि कैसा स्टार्किंग कॉन्ट्रास्ट है गांधी जी के गांधीयन ड्राफ्ट में कि उस समय राइट टू बियर आर्म, हथियार रखने का अधिकार को एक राइट के तौर पे इस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1948 सोशलिस्ट पार्टी अंडर किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफर्ड इट्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज काउंटर प्रपोजल टू द ऑफिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय असेंबली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा ने जो ड्राफ्ट बनाया था संविधान का, उसके अपोजिशन में किसने रखा था प्रस्ताव, किसने नया ड्राफ्ट बनाया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी ने। ठीक है, इसको याद कर लेना है। फर्मली रूटेड इन मार्क्सिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थॉट, एडवोकेटिंग नेशनलिज्म ऑफ ऑल मेजर इंडस्ट्रीज, बैंक्स, की सर्विसेज, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। वही बात है कि हर चीज को तुम नेशनलाइज कर दो, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी क्या बाई कैमरल है, ठीक है, पार्लियामेंट है, स्टेट विधानसभा वगैरह है, तो इसमें बोलता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर करो, कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम की सोशल ग्रुप्स लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनल लिबरल रिप्रेजेंटेटिव मॉडल इन फेवर ऑफ अ क्लास बेस्ड सिस्टम अकॉर्डिंग टू दैट पार्टी। ये जो संविधान सभा ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है वो क्या है? मॉडल इन फेवर ऑफ क्लास बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। बट वो लोग क्या चाहते थे? वर्कर, पीजेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, इनका रिप्रेजेंटेशन मतलब इस तरीके से कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, अब बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि कंपैरेटिव एनालिसिस देखिए दिया हुआ है कि रिफ्लेक्ट कितना, देखिए कितनी डाइवर्सिटी भारत में, डाइवर्सिटी थी भारत में उस समय,
कितना डिफरेंट विचारधारा था, देखिए डाइवर्जेंट पाथ्स फॉर इंडिया फ्यूचर रिपब्लिक, उसमें से एक रास्ते को निकालना कितना मुश्किल रहा होगा, आप समझ सकते हैं। द 1895 बिल रॉय's ड्राफ्ट बोथ चैंपियन डेमोक्रेसी बट रॉय's वर्जन एक्सपेंडेड इट थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब कहता है हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी ड्राफ्ट लीन टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी और इफेक्ट इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। गांधीयन ड्राफ्ट क्या कहता था, डीपली कमिटेड टू, देखिए इसमें कह रहा है, कोई कह रहा है कि तुम यूनिटरी स्ट्रक्चर रखो, गांधी जी कह, गांधीयन वाला थियरी कह रही है कि वो विलेज को तुम बेसिक यूनिट के रूप में रखो, कोई कह रहा है कि नहीं वाया रिवोल्यूशन के थ्रू हमें अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम मिनिमलिस्ट एंड अग्रेरियन गांधीयन मॉडल टू रॉयज एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक। इसमें देखिए बेसिक, इसमें भी देखिए वही कह रहा है कि कहीं पे बात गांधीयन वाले में क्या बात करी जा रही है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है, मैनुअल लेबर पे फोकस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको जॉब मिलती रहे। ठीक है, कोई कह रहा है कि तुम नेशनलाइज करो चीज़ों को, तो काफ़ी स्टार्किंग डिफरेंसेस थे, उसमें से एक रास्ते को निकालना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट उसको निकाला गया और समय के साथ धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहा है, बस यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर में हार्म इंडियन सिटीज कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर लॉसेस। ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हमको पता है एक्सट्रीम वेदर मतलब क्या, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत मतलब एक्सट्रीम जो चला जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, सिटीज को स्पेशली हार्म करेगा और इससे नुकसान होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ना, देखिए इसमें मतलब है कि इंडियन सिटीज को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है विलेज के कंपैरिजन में, इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है। तो पहले हम देखते हैं कुछ हमारे एग्जाम के सेम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को। ठीक है, पहले देखिए हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या होते हैं, हीट वेव्स कहता है, एक सेकेंड, हाँ, टेम्परेचर बिकम्स मच हायर देन नॉर्मल, और वो 2 दिन तक वैसा ही रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए नॉर्मल रेंज से और एटलीस्ट 2 दिन तक वो उसी प्रकार से रहे, उसको बोलेंगे हम हीट वेव आना। ऑफन कम्स विद हाई ह्यूमिडिटी स्पेशली इन कोस्टल एरियाज। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है, देखिए ये प्रॉब्लम कैसा कॉज करता है, क्रॉप फेलियर होगा, वाटर शॉर्टेज, वाइल्ड फायर। ठीक है, वाइल्ड मतलब जो आग लग जाती है जंगल वगैरह में। हाँ, अब इसमें देखिए 2 ये कैटेगरीज हैं, एग्जाम में पूछा भी हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। एज पर IMD प्लेन, जो प्लेन रीजन है उसमें हीट वेव क्या बोलेंगे हम, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज़्यादा है उसको हीट वेव्स का हमें बोल सकते हैं, कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स। हिल्स में उसी को बोलेंगे हम, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स उसको हम कह सकते हैं कि हीट वेव्स है। ठीक है, देखिए सेकेंड टर्म क्या है हमारा, अर्बन आइलैंड्स इफेक्ट। अर्बन आइलैंड्स इफेक्ट, यहाँ इसका मतलब क्या है, सिटीज आर हॉटर देन नियर बाई विलेजेस। हमने बोला अभी ना कि इस आर्टिकल में थोड़ी यही है, सिटीज जो है वो गांव से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों, कहता है मैनमेड स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग है, रोड है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एंड ट्रैप कर लेते हैं हीट को। क्यों, क्योंकि इसमें कंक्रीट होता है, एस्फाल्ट होता है, जो जिनकी प्रॉपर्टी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, अदर फैक्टर्स कहता है लैक ऑफ ट्रीज, पेड़ कम होते हैं शहर में, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम AC का यूज़ करते हैं, व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आर्टिकल को, इसमें है क्या एक्चुअली। इसमें एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, है ना, इसका नाम है टुवार्ड्स रिजिलियंट प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया, टुवार्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो वर्ल्ड बैंक और ये जो मिनिस्ट्री है इसके कोलैबोरेशन में इस रिपोर्ट को लाया गया था। इसमें बोला गया है, अपने मेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ऑलमोस्ट डबल बाई 2050 to 951 million and more than 144 million new homes will be required by 2070। ये इस रिपोर्ट का स्टेटमेंट पहला है। दूसरा क्या कहता है ये, एट द सेम टाइम इंटेंस हीट वेव्स, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, हमने देखा अभी क्या होता है, ऑलरेडी कॉजिंग टेम्परेचर्स इन सिटी सेंटर्स टू राइज बाई, बाप रे 3 से 4 डिग्री बढ़ा दे रहा है ओवर सराउंडिंग एरिया। सब कहता है आपको होम चाहिए होगा, इसमें कहते हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और हमको बाई 2070 इतने घर चाहिए होंगे। वो कहाँ बनेंगे, ऑब्वियस है सिटीज़ में बनेंगे। तो ऑलरेडी हमारा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इतना ज़्यादा है और जो हम नए घर बनाएंगे अर्बन साइड्स में, उससे क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा राइज करेगा। कैसे, हमने देखा अभी। चलिए नेक्स्ट कहता है रैपिड ग्रोथ ऑफ ए बिल्टअप एरिया रिड्यूसिंग सिटीज़ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब। अब कहता है कि
आप बिल्टअप जहाँ पे आप ऐसे प्लेसेस को मैदान, खाली मैदान आप कम छोड़ रहे हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरियाज में आप घर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो जो स्टॉर्म वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो रही है, मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स। समझ में आ रहा होगा? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इस रिपोर्ट में, विद मोर देन 50% ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर इतना स्टिल टू बी बिल्ट। अभी देखिए वही क्या है कि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 3 to 4 डिग्री बढ़ा हुआ है। अभी कहता है कि मोर देन 50% जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना बाकी है 2050 तक। अब समझिए कितनी ज़्यादा टेम्परेचर और इंक्रीज करने वाली है भारत में। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, रिपोर्ट आउटलाइन सम की रिकमेंडेशंस to urgently help Indian cities and support vulnerable populations, like implementing programs to address extreme urban heat, flooding, including better regulation of storm water, green spaces, installation of cool roofs and ये मतलब कुछ बताया गया है कि आप ऐसे ऐसे करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। बट इसमें ये भी समझने वाली बात है कि ये जो रिपोर्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग जिस गति से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका इन सब से कुछ खास असर होने नहीं वाला है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है ये, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बीटल फंजाई कॉम्बो थ्रेटन्स प्लांटेशंस इन रबर कैपिटल केरला। इसमें देखिए रबर कैपिटल क्या है हमारा, केरला है। इसको समझेंगे, इस आर्टिकल में दिया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं बेसिक, ऑब्वियसली हमारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको। यहाँ देखिए पहला देखिए इसमें टर्म आता है एम्ब्रोजिया सिम्बायोसिस, एम्ब्रोजिया सिम्बायोसिस। ठीक है, ये इस आर्टिकल में देखने मिलेगा। इसको पहले समझते हैं हम, क्योंकि एग्जाम के लिए एग्जाम ये से पूछता है, इतना कहानी थोड़ी पूछेगा। देखिए ये एक बीटल फंगस अलायंस है। बीटल एक जो कीड़ा एक प्रकार का होता है, बीटल फंगस अलायंस है। ठीक है, इसमें होता क्या है, सम बीटल्स कॉल्ड एम्ब्रोजिया बीटल लिव इन अ पार्टनरशिप विद फंगस। क्या करता है वो, एक फंगस के साथ पार्टनरशिप करके रहता है। ओके, कैसे रहता है, बीटल कैरीज फंगस व्हेन इट डिग्स इनटू ट्रीज। जो कीड़ा बीटल है जब पेड़ को वो खोदता है तो अपने साथ फंगस को ऑलरेडी कैरी किए रहता है। ठीक है, द बीटल ठीक है प्लांट्स फंगस इनसाइड द वुड, वुड को उसने डिग किया और फंगस को उस वुड के अंदर उसने प्लांट कर दिया। फंगस ग्रोज, ब्रेक्स डाउन द वुड। ठीक है, देन द बीटल ईट्स द फंगस नॉट द वुड। बीटल क्या करता है, फंगस को खाता है, वुड को नहीं खाता। चलिए अब हम देखेंगे, एक टर्म था सिम्बायोसिस। ये होता क्या है, सिम्बायोसिस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कोई दो स्पीशीज जो है, दो स्पीशीज साथ में रहते हैं। इनके देखिए बेसिकली और भी एस्पेक्ट्स है, बट बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं। क्या है इसमें, म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीशीज को बेनिफिट होने वाला है। पैरासाइटिज्म, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। कमेंसलिज्म क्या होता है, एक को फायदा होगा एक को कोई कुछ भी नहीं होगा, ना फायदा नुकसान कुछ नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा देखते, चूंकि रबर की बात करी गई है, रबर प्लांट्स के तो कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखेंगे हम। देखिए नेटिव कहाँ का है ये, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका, ब्राजील। ओके, समझ में आ रहा होगा। बाद में इसको कहाँ पे लाया गया, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया में। ओके, प्रोड्यूसेस, जो रबर प्लांट्स हैं लेटेक्स प्रोड्यूस करता है। लेटेक्स क्या है, मिल्की फ्लूइड है अपने बार्क से, जिससे कि नेचुरल रबर हमें मिलता है। ठीक है, क्लाइमेट रिक्वायर्ड इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल, रेनफॉल ये इसका लिमिट है, टेम्परेचर ये इसकी लिमिट है, सॉयल डीप वेल ड्रेन्ड लोमी, एल्टीट्यूड कितना है, ग्रोज बेस्ट एट 300 से 500 मीटर अबव सी लेवल। इतना इसके बारे में बेसिक से। अब देखिए एक और टर्म आता है यहाँ पे, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है ट्री फार्मिंग प्लस फॉरेस्ट केयर, साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग, टेंडिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट ट्रीज टू कीप देम हेल्दी सो दैट दे प्रोड्यूस व्हाट वी नीड। ट्री क्या हमें से टिम्बर देती है, फूड देती है, शेल्टर देती है। वही इसमें कह रहा है कि ट्री फार्म सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है कि पेड़ को हम केयर करें अपने यूज के लिए, बट उसको हम क्या करें, सिर्फ पेड़ लगा नहीं दे रहे हैं, उसको प्रॉपर हम केयर दे रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट जो उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी वो चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक टर्म है फ्यूजेरियम फंजाई। फ्यूजेरियम फंजाई ये क्या होता है, सॉइल में पाया जाता है, प्लांट्स में ही पाया जाता है। कुछ हार्मलेस होते हैं, कुछ डेंजरस होते हैं, कुछ प्लांट डिजीज करते हैं, कुछ ह्यूमन और एनिमल्स को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या।
ये देखिए हमने पढ़ लिया है, एम्ब्रोसिया बीटल्स के बारे में तो हो गया है, इन्फेक्ट करते हैं ट्री को भी देख लिया हमने। ये जो बीटल फंजाई अलायंस जब ट्री को इम्पैक्ट करता है, एम्ब्रोसिया बीटल विद फंजाई जो मिलके ट्री को हार्म करता है, तो इसका स्ट्रक्चर वीकन कर देता है, सीवियर फॉल लीफ होगा, ट्रंक सूखेगा इसका, इवन ट्री ट्रंक होता है ना बीच वाला पार्ट, और ट्री की डेथ भी हो सकती है, अफेक्ट्स टोटल लेटेक्स प्रोडक्शन फ्रॉम रबर ट्रीज। ठीक है, वंस इन्फेक्टेड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हील। ठीक है, सिस्टमेटिक देखिए ये जो पोर्शन है ना, इसमें बता रहा है कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है इस अलायंस के पेड़ को इन्फेक्ट करने से। सिस्टमिक इन्फेक्शंस प्रोग्रेस थ्रू प्लांट्स जाइलम, ब्लॉकिंग जाइलम वेसल्स में जो प्लांट्स में इसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स अप डाउन होते हैं। मोर ओवर प्रोलिफरेशन ऑफ फंगस इनसाइड द जाइलम नीड्स स्पोरुलेशन लीड्स टू सीक्रेट सेवरल। देखिए इसमें कहता है अंदर घुस गया है और ऐसे एंजाइम्स बनाता है अंदर जाकर के, वीकेनिंग वुड स्ट्रेंथ। अब ऐसे एंजाइम्स बनाता है फंगस। हमने क्या देखा, बीटल जो है वो फंगस को कैरी कर रहा है, और बीटल क्या कर रहा है, पेड़ को डिग कर रहा है, पेड़ को खोद रहा है, उसके अंदर फंगस को प्लांट कर दे रहा है। वो फंगस क्या कर रहा है, ऐसे एंजाइम्स को सीक्रेट कर रहा है जो ट्री के स्ट्रक्चर को, स्ट्रेंथ को वीकेन कर रहा है, शोइंग डेथ इन डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द ट्री। ठीक है, कंट्रोलिंग फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट इज डिफिकल्ट। Fungi reside in deeper parts of an infected plant where insecticides or fungicides often don't reach. कहता है बड़े पेड़ों में अगर फंगस लग जाता है तो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि वो डीपर पार्ट्स में रहते हैं और वहां तक इन्फेक्टेड प्लांट में इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड्स हम नहीं पहुंचा सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है प्रीलिम्स में। सिल्वीकल्चर हमने देख लिया, फ्यूजेरियम फंजाई हमने देख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ India is world's sixth largest producer of rubber. India is world's sixth largest. India दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रबर का। सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, पर हेक्टेयर, है ना, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सेकंड आता है। केरला प्रोड्यूसेस 90%, अकाउंट्स फॉर 72% ऑफ इंडिया रबर कल्टिवेशन। कहता है कि इतना केरला जो है 90% भारत का जो रबर है प्रोडक्शन का वो उत्पाद करता है, प्रोडक्शन करता है उसका, और अप्रॉक्सीमेटली 72% जो है एरिया रबर कल्टीवेशन का वो कहाँ है, सिर्फ केरला में ही। इसलिए केरला को क्या कहते हैं हम, रबर कैपिटल। रबर प्लांट जो होता है उसका ब्रॉड लीव्स होता है ना, ब्रॉड लीफ ट्रीज वो होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एकदम एग्जाम में पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकता है कि रबर है, ठीक है, इसके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड, चौड़े होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यही खत्म होता है, आगे देखते हैं। ये देखिए एक न्यूज आई थी, दिख रहा है, हाँ, यार्लुंग जांगपो रिवर नियर नामचा बड़वा, यार्लुंग जांगपो रिवर नियर नामचा बड़वा। ठीक है, चाइना स्टार्टेड वर्क ऑन द मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन। मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, नाम बस ध्यान रखना है। इट विल यूज 2 किलोमीटर ड्रॉप विद इन इतना किलोमीटर स्ट्रेच टू जनरेट पावर। ठीक है, ये न्यूज आई थी, हमको ध्यान रखना है। यार्लुंग जांगपो रिवर नियर कहाँ है, नामचा बड़वा। ठीक है, और चाइना कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है, मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें किया अच्छे से। हाँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे। चाइनाज ऑफिशियल अनाउंसमेंट, चाइना ने क्या अनाउंस किया, स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अ मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन यार्लुंग जांगपो। देखा हमने अभी, ये जो यार्लुंग जांगपो रिवर है, ये देखिएगा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यार्लुंग जांगपो जस्ट बिफोर द रिवर बेंड्स इनटू अरुणाचल प्रदेश एज द ब्रह्मपुत्र मार्क्स अ पिवटल मोमेंट फॉर बोथ इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड चाइनीज इकोनॉमिक गोल। देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ जो है ना वो बना कह रहा है, जस्ट बिफोर रिवर बेंड्स इनटू, क्या करता है, तिब्बत वाले एरिया से क्या हो रहा है, अरुणाचल में घुस रही है वहां पे। ठीक है, वहीं पे वो क्या बना रहा है, डैम बना रहा है। चलिए आगे इन फैक्ट्स को हम देखेंगे, चिंता नहीं करिए। ये ब्रह्मपुत्र क्या है, सियांग क्या है, सब देखेंगे आगे हम। देखिए ये जो है चाइनाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंस 3 गॉर्जेस डैम। चाइना का सबसे बड़ा ये इंफ्रा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। अलार्म क्यों, मतलब ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, सियांग रीजन में ये बीइंग वल्नरेबल एबल टू वाटर वॉर्म। इसमें क्या, सियांग जो क्षेत्र है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग कहाँ है, अरुणाचल में ही पूछ सकता है एग्जाम में। इसको सबसे ज्यादा खतरा है वहां पे हाइड्रो पावर स्टेशन बनने के कारण। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्यों, कैसे।
ये तो उसका वही है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कंप्राइज 5 कैस्केड पावर स्टेशंस, 50 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रिवर दैट ड्रॉप्स इतना मीटर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये देखिए जो नया बनने वाला है ना हाइड्रो पावर, ये रफली 3 टाइम्स द साइज ऑफ 3 गॉर्जियस डैम, जो कि चाइना का सबसे बड़ा डैम था। अब ये वाला जो नया बन रहा है वो बनने वाला है जो 3 गुना होगा इसके साइज से। ठीक है, इंडिया का कंसर्न क्या है विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कहते हैं सपोज द डैम इज बिल्ट बाय चाइना, दे सडनली रिलीज वाटर, आवर एंटायर सियांग बेल्ट वुड बी डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ पे एक ट्राइब ये देखिए, यहाँ देखिए ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि ट्राइब कहाँ पाया जाता है? सियांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आदि ट्राइब कहाँ मिलता है? सियांग क्षेत्र ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अराउंड 30, ये भी देखिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बट यहाँ देखिए अराउंड 30% of Brahmaputra's water originate in China. Majority comes from rainfall with India's catchment area। कहता है जो 30% ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर है वो चाइना तिब्बत वाले मतलब वहां से वो आता है, लेकिन 70% उसको पानी कहाँ से मिलता है? इंडिया में घुसने पर इंडिया में घुसते ही जहां वो इंडिया में घुसता है वहां पे क्या होता है? हेवी रेनफॉल। तो उस रेनफॉल से क्या होता है? मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम रेनफॉल विद इन इंडिया कैचमेंट एरियाज। ठीक है, एज अ रिजल्ट कहता है चाइनीज डैम्स इमीडिएट इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू फेल्ट मोस्ट ऑन अरुणाचल प्रदेश सियांग रीजन, डिस्टर्ब वाटर फ्लो टू प्रपोज डाउन स्ट्रीम मतलब वही ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ, डाउन स्ट्रीम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वहाँ पे बने हुए हैं उसके लिए कह रहा है कि वो अगर चाइना तेजी से पानी छोड़ देगा तो हमारे लिए वो खराबी कर सकता है। ये देखिए ये स्टेटमेंट भी प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी यूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट होल्ड्स नियरली हाफ ऑफ इंडियाज 133 गीगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। नॉर्थ ईस्ट क्या करता है? 133 गीगावाट टोटल हमारा मतलब हमने एस्टिमेट किया हमारा इतना पोटेंशियल है, हम इतना जनरेट कर सकते हैं। उसमें से कहता है नियरली हाफ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडिया ने भी प्रपोज किया हुआ है 11.2 गीगावाट्स का 11.2 गीगावाट्स का अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टू एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक बफर। इंडिया ने इसको प्रपोज बनाना शुरू नहीं किया, जस्ट प्रपोज किया कि ऐसा हमें करना है। प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मतलब स्टार्ट किया था बट अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, यही इसमें था। वंस कंप्लीट द अपर सियांग प्रोजेक्ट वुड बी इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन। अगर जब कंप्लीट हो जाएगा अपर सियांग प्रोजेक्ट वुड बी इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन। अब देखते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स को। देखिए बेसिक फैक्ट्स में क्या आएंगे, यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ सियांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या इसका महत्व क्या है? सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, वाटर रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से, क्लोजनेस टू चाइना बॉर्डर जो LAC है हमारा उसके ये बहुत करीब है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली। अब सियांग या दियांग जो है इसका ये क्या है? नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये ध्यान रखिएगा, सियांग या दियांग जो है किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है इन अरुणाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग असम। असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, बट अरुणाचल प्रदेश में सियांग दियांग इसको हम नाम देते हैं। ओरिजिन कहाँ से करता है सियांग या दियांग? तिब्बत से। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? यार्लुंग जांगपो। फ्लो इनटू इंडिया थ्रू सियांग वैली। बेसिक चीजें यही थी। हाँ, अब देखिए ये छोटा सा ही बोलेंगे क्योंकि हम 2-3 दिन से इस पर डिस्कशन लगातार देखिए कर रहे हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2007 के आसपास से इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब इस पर डिस्कशन शुरू करी गई थी। फिर 13 के आसपास इसको पॉज किया गया, फिर से 2022 में इसको रिवाइव किया गया। और अभी क्या है कि मोदी जी आज 24 तारीख है ना, तो आज एक्सपेक्टेशन है कि ये साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही इस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले देखिएगा हमारे पहले की वीडियोस में अच्छा खासा डिस्कशन इस पर ऑलरेडी हो रखा है, तो फिर से डिस्कस करके सेम चीजें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इसमें देखिए फैक्ट जो लगा इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए। हाँ, ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, चलिए
ये है क्लियरिंग द एयर ऑन कोल। आपने अगर हमारी वीडियोस को फॉलो करी, आप देखे होंगे, 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था FGD के बारे में, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, देखिए इसमें एक्चुअली इस न्यूज़ में क्या है ना, यहाँ देखिए न्यूज़ आई थी। देखिए पहले क्या था, देखिए 2015 में एक नॉर्म्स लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें बोला गया था जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको क्या करना है, FGD को इंस्टॉल करना है। ठीक है, TPP मतलब थर्मल पावर प्लांट्स, क्योंकि जहाँ भी कोयला जलता है, कंबशन होता है, वहाँ से निकलता है फ्लू गैस। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा सा आगे हम। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला था 15 में कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसको क्या करना है, इस सिस्टम को इंस्टॉल करना है। जो नए नॉर्म्स अभी आए हैं हाल फिलहाल में, उसमें बोला गया है कि सिर्फ वैसे थर्मल प्लांट्स जो ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे, जो कि 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ सिटीज़ के, ऐसी सिटीज़, देखिए ऐसी सिटीज़ जिनके पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, और उन शहरों के 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है तो उसको ये इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। बस बाकी लोगों को मैंडेटरी नहीं है। ये न्यूज़ थी, है ना। बेसिक सी चीज़ें देखिए, हमने पहले ही बताया। फ्लू गैस क्या होता है, जहाँ भी कोल कंबशन होगा जिस पावर प्लांट में, वहाँ से निकलता है फ्लू गैस। इसको स्टैक गैस भी कहते हैं, एग्जॉस्ट भी कहते हैं। कंपोनेंट इसके क्या हो जाते हैं बेसिकली, मोनोऑक्साइड है, SO2 है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सम अमाउंट ऑफ मर्करी। ठीक है, तो डिसल्फराइजेशन मतलब क्या होता है, या तो रिड्यूस करना या रिमूव करना SO2 को हमारे इन्वायरमेंट से। तो ये करते कैसे हैं हम, फ्लू गैस को देखिए हम पास कराते हैं इन चीज़ों से, है ना। ये जो मैकेनिज्म्स दिए गए हैं, ये जो मैकेनिज्म्स है ना, इनसे हम पास कराते हैं टू रिमूव और रिड्यूस सल्फर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देखिए इसमें कहता है स्क्रबिंग मेथड है। इसके दो टाइप्स होते हैं। होता क्या है, इन्वायरमेंट में फ्लू गैस को रिलीज करने से पहले हम स्क्रबिंग करते हैं। पहला क्या है, पहला ड्राई यूज ऑफ लाइम, मतलब CaO से हम उसको पास कराएंगे, गुजारेंगे फ्लू गैस को, जिससे जो ये जो कंटेंट है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दूसरा है वेट लाइमस्टोन सरी, CaCO3 प्लस वाटर, इसका एक स्लरी, एक मिक्सचर तैयार करते हैं, उसके थ्रू हम फ्लू गैस को पास कराते हैं। अगेन क्या होगा, SO2 हमारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस यही है। एक जो देखिए इस आर्टिकल में हमको इंपॉर्टेंट लगा, जो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफ़ी एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको देखिए समझेंगे। इसमें एक टर्म दिया गया था इस आर्टिकल में, इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन SO2 एमिशन। इसका मतलब है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड हो गया जानते हैं हम। तो इंडिया का जो पोजीशन है लैटिट्यूड वाइज, है ना, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे SO2 के एमिशन पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा यूनिक था, इसको हमने डिस्कस किया। यहाँ देखिए इंडिया लाइज कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में। हम जानते हैं इक्वेटर के बहुत पास है ये। इससे क्या होता है, हाई सोलर रेडिएशन काफ़ी मिलता है हमें, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलती है। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव एक्टिविटी, कन्वेक्टिव मतलब होता है ना, जैसे कि कोई बर्तन है, कुछ हम गर्म कर रहे हैं, पानी है जो भी, तो ऊपर का पोर्शन गर्म होगा, उसके थ्रू धीरे धीरे वो एक सर्कल चलेगा कन्वेक्शन का, वो पूरे एरिया को वो गर्म कर देता है। खैर, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई सोलर रेडिएशन है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन एक्टिविटी है। अब देखिए होता क्या है, ड्यू टू इंडियाज पोजिशन, जो इसका पोजिशन है लैटिट्यूड वाइज, क्या होता है, लेस वर्टिकल latitudinal dispersion of SO2 due to tendency of SO2 to stay near surface due to relatively stable troposphere। जिस एरिया में इंडिया लाई करता है वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो हमारा है, आप पढ़िएगा ज्योग्राफी में, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटो, ट्रोपो, थर्मो, एक्सोमियो, आप पढ़िएगा इसको। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए SO2 अगर निकलता है किसी भी माध्यम से तो वो उसकी टेंडेंसी होती है वो सरफेस पे ही रहे, है ना, ज़्यादा ऊपर वो नहीं जाता, नहीं जाता है। तो ग्राउंड लेवल SO2 हमारा जो है बढ़ जाता है, पोल्यूशन हमारा बढ़ जाता है। देखिए कहते हैं हाई सोलर रेडिएशन, इससे क्या होता है, मोर फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट से संबंधित जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होते हैं। SO2 रैपिडली ऑक्सीडाइजेस टू सल्फेट एरोसोल्स। अब ये क्या करेगा, अगेन पार्टिकुलेट मैटर ये बनाता है, एक पॉल्यूटिंग एजेंट है ये, वो उसको बनाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट देखिए कॉन्सेप्ट है, जब बारिश होती है ना, SO2 गेट्स वॉश्ड, धुल जाता है, वो पॉल्यूशन घट जाता है। विंटर के समय में तो ऐसा होता नहीं है, SO2 एक्यूमुलेट इन लोअर एटमोस्फेयर स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं एक बार। इसमें जो होता है ना, वो लॉजिक दिया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडिया में जो कोल है ना, उसका सल्फर कंटेंट ऑलरेडी बहुत लो है, इसलिए FGD को इंस्टॉल करने में बहुत पैसा लगता है।
तो हमें ये इस चीज़ को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज पहला रीज़न इन्होंने क्या दिया था, लो सल्फर कंटेंट ऑफ इंडियन कोल, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बहुत हाई था, बर्डन बहुत बढ़ जाता था, ठीक है। वही है नीति आयोग ने क्या किया, एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करी नीरी के रिपोर्ट्स को, उसने बोला हाँ देखिए, एम्बिएंट SO2 कंसंट्रेशन इन ऑल द मॉनिटरिंग स्टेशंस इज वेल बिलो द, हाँ उसने बोला था, देखिए 2 पॉइंट्स थे इसमें बेसिकली, क्यों ऐसा किया गया, जो मैंडेटरी सबके लिए था उसको क्यों हटा दिया गया। पहला बोला जाता है हमारे कोयले में जो हम यूज़ करते हैं उसका सल्फर कंटेंट ऑलरेडी बहुत लो है। दूसरा क्या है, FGD को इंस्टॉल करने में काफ़ी खर्च आता है। तीसरा क्या कहा, नीरी की स्टडी से बोला गया था कि जो हमारे स्टेशंस हैं, मतलब जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको जब मॉनिटर किया गया तो पता चला कि जो SO2 कंसंट्रेशन है ना उनके अगल बगल में, वो वेल बिलो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ 80 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये नॉर्म्स हम याद रखने कि क्या लिमिट है, इससे वो हमेशा नीचे ही पाया गया। इसलिए बाद में सरकार ने डिसाइड करा कि इसको हम मैंडेटरी नहीं करते हैं, सिर्फ उन प्लेसेस के लिए देखिए ज़रूरी है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 1 मिलियन से ज़्यादा है और उन सिटीज़ के 10 किलोमीटर के दायरे में वो आते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में भी इतना ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए साइंस एट द फाइनल फ्रंटियर, हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। एक्सियोम मिशन के बारे में ये क्या है, तो इसमें हम जानते हैं, यहाँ देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो इसको देखिए वापस ये यहाँ जो इस मिशन पे लोग गए थे वो वापस आ चुके हैं। 15 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 25 जून को। इसमें एस्ट्रोनॉट्स थे, दिख रहा है ना, हाँ, US से, इंडिया से, हंगरी से, पोलैंड से, ठीक है। शुभांशु शुक्ला भारत से थे, वो मिशन पायलट थे वहाँ पे। फर्स्ट इंडियन है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लिव एंड वर्क ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरे भारतीय जो स्पेस में गए हैं आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984, ठीक है। इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये, इंडिया गेन्ड रियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस, वैलिडेटेड क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ उसने रिसर्च वगैरह भी की वहाँ पे, स्ट्रेंथेंड ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसकी खासियत क्या थी इस चीज़ की, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है व्हाट मेक्स ISS यूनिक स्पेस लैब, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, तो 400 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट में वो सिचुएटेड है। इट्स प्रॉक्सिमिटी मेक्स इट हैबिटेबल एज क्रूज एंड सप्लाईज कैन बी इजिली फेरेड, ज़्यादा दूरी पर नहीं है तो कोई दिक्कत हुई तो लोग आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। It operates in microgravity and has trained astronauts. This enables research not possible on Earth. इसमें देखिए ये क्या है कि हम जानते हैं ग्रेविटी क्या है, कि अर्थ पर ग्रेविटी है, हम फील करते हैं, और डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में, डिफरेंट जैसे मून अर्थ के बीच में एक ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पे बोला गया माइक्रोग्रेविटी मतलब नियर जीरो, है ना, नियर जीरो ग्रेविटी। ऐसा क्यों किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना उसमें से ग्रेविटी के इफेक्ट को हटाने के लिए, एक सेकेंड, उसमें से ग्रेविटी के इम्पैक्ट को हटा करके देखा जाएगा कि ग्रेविटी अगर नहीं है, नियर जीरो है, तो क्या असर पड़ता है, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। हाँ देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूडेड थे एक्सपेरिमेंट्स में, effects of space exposure on microalgae cyanobacteria which are being explored as sustainable food sources for long duration missions। कहता है कि इन चीज़ों पे काम किया गया कि क्या हम माइक्रोएल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को सस्टेनेबल फूड सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं अगर हम लंबे टाइम के लिए स्पेस मिशन पे जा रहे हैं तो, ठीक है। जर्मिनेशन एंड जेनेटिक यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक मूंग एंड फेनुग्रीक अमॉन्ग अदर्स, मतलब ये चीज़ें देखी गई, ठीक है। Studying the behavior of tardigrades, tiny microorganisms that can withstand extreme। अब देखिए ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या कहता है, टार्डिग्रेड्स क्या है, टाइनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि withstands बर्दाश्त कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस ऑन अर्थ, ठीक है। टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि विथस्टैंड कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस ऑन अर्थ, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी जो है, नियर जीरो ग्रेविटी, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है चीज़ों पे, उस पर ध्यान दिया गया। अब देखिए इंडिया क्या करने वाला है, 27 में गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है।
मैंड मिशन होगा ये इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, विद अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स, और वापस उनको धरती पर भी लाना ऑब्वियसली। अब इंडिया ने ये भी कहा है कि 2035 तक उसका अपना स्पेस स्टेशन होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है। तो इन चीज़ों के लिए ये जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन किसके किसके बीच कोलैबोरेट किया गया? नासा, एक्सियोम स्पेस, स्पेस एक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो। चलिए, इस आर्टिकल में इतना ही था। यहाँ देखिए हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है ये, इसमें इतना ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में अंडर एग्री मिनिस्ट्री स्क्रूटनी, ठीक है। बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? हाँ देखिए न्यूज़ क्या है, नहीं पहले देखते समझते हैं बेसिक टर्म्स को। देखिए बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। चलिए, ये नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इनको क्या किया जाता है? प्लांट पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। ये स्टिमुलेट करते हैं नेचुरल, मतलब प्लांट जो बढ़ता है ना, ग्रो करता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, उसको ये मतलब स्टिमुलेट मतलब कि और बढ़ाना और इन्हेंस करना, ठीक है। ये फर्टिलाइजर भी नहीं है, ये पेस्टिसाइड भी नहीं है, ये हेल्पर्स होते हैं। प्रीलिम्स में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हेल्पर्स होते हैं। अकेले ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं गुड यील्ड। अगर सिर्फ हमने बायो स्टिमुलेंट्स को प्लांट पे अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा यील्ड अच्छा हो जाएगा। प्लांट स्टिल नीड्स फूड, वाटर एंड केयर, ठीक है। ये बेसिकली कह सकते हैं कैटेलाइजर कह लीजिए, हेल्पर कह लीजिए, जो कि नेचुरली प्लांट का जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको वो और इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक न्यूज़ आई थी एक्चुअली, न्यूज़ देखते हैं। देखिए पहले फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, इन इंडिया फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो है गवर्नड बाय 1985 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एंड इंसेक्टिसाइड एक्ट 9। देखिए ये एग्जाम में पूछ सकता है। इंडिया में देखिए बायो स्टिमुलेंट्स क्या है, ना तो फर्टिलाइजर है ना ही पेस्टिसाइड है। तो इंडिया में फर्टिलाइजर्स को हम कैसे गवर्न करते हैं? 1985 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से, और इंसेक्टिसाइड्स को करते हैं इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। अब देखिए यहाँ पे कहता है 21 में क्या किया गया, 2021 में क्या किया गया, जो मिनिस्ट्री है, एग्री मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अमेंडेड द 1985 एफसीयू मतलब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को उसने अमेंड किया, दिख रहा है ना, हाँ। इंक्लूडेड बायो स्टिमुलेंट्स पेविंग द वे फॉर देयर रेगुलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड इम्पोर्ट। वही बात है कि 2021 में एफसीओ को जो एक्ट है, ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है, उसको अमेंड करके जो बायो स्टिमुलेंट्स हैं उसको उसमें इंक्लूड कर दिया गया, ताकि गवर्नमेंट उसको अच्छे से रेगुलेट कर सके, बस यही बात है। अब देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट स्टिल देख लेते हैं। एफसीओ जो एक्ट है वो उसने क्लासिफाई करा है बायो स्टिमुलेंट्स को, कहाँ पे है, शेड्यूल 6 में ये लिखे हुए हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी है? बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए हाँ, ये एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आपको ऑप्शन देने का एग्जाम में कि बायोकेमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं बायो स्टिमुलेंट्स के। तो अब ध्यान रखिएगा कौन क्या हो जाएगा। बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं बायो स्टिमुलेंट्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं, बायोकेमिकल्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बायो स्टिमुलेंट्स। चलिए ये टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। देखिए इस आर्टिकल में क्या कहता है, ट्रैकिंग इंडियाज क्लाइमेट गोल्स। इसको स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला देखिए क्या है, देखिए हमने नोट कर रखा है इसे, कार्बन सिंक। एक टर्म दिया गया है कार्बन सिंक, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट अब्सॉर्ब्स CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर मोर देन एटमोस्फेयर मोर देन इट रिलीज। जितना वो मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, जितना वो CO2 हमारे वातावरण में रिलीज करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वो एक प्रकार का कार्बन सिंक बन जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स मोर CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर देन इट रिलीजेस, ठीक है। ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। देखिए नेचुरल में क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट है, ओशन है, सॉयल, पीटलैंड्स, वेटलैंड, परमाफ्रॉस्ट। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल एंड एफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, सॉयल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, CCTS है, डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, ओशन अल्कैलिनिटी इन्हेंसमेंट है,
बायोचार्ट एप्लीकेशन। देखिए आपको एक काम करना है इस वीडियो को देखने के बाद, ये जो सभी टर्म्स है ना इनको आपको समझना है, ठीक है। नहीं समझ आए मेरे को कमेंट करिएगा, एक इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दिया जाएगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर समझ नहीं आता है बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एक देखिए डिफरेंस बिटवीन ये आरई एंड नॉन फॉसिल फ्यूल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना और नॉन फॉसिल फ्यूल वो इक्वल होता है, बट नहीं। देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल जो बड़ा एक ब्रॉडर टर्म है ना, एक ब्रॉडर टर्म है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका एक सबसेट है। तो नॉन फॉसिल में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर भी आएगा, रिन्यूएबल भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा, वेस्ट टू एनर्जी भी आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, रिन्यूएबल में सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, बेसिक सी चीजें हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए अब देखिए इसमें बेसिकली क्या बात करी गई है, इंडिया है सेड, इंडिया ने क्या कहा है, आई थिंक इट्स विजिबल, यस। इंडिया ने क्या कहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज नाउ अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। न्यूज़ बस यही है, ठीक है। इंडिया ने क्या कहा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो हैं वो अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। मतलब समझ में आ रहा होगा, देखिए इतना ये जो है यहाँ देखिए ये कहता है पेरिस एग्रीमेंट, इसमें चर्चा देखिए करी गई है। जब पेरिस एग्रीमेंट था वो 2015 में इसको लाया गया था बाय UNFCCC, है ना। ये लीगली बाइंडिंग है। ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री के बिलो राइज करने का टारगेट है ना। इतना प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से कम तक ही वो बढ़े, ऐसा टारगेट रखना है। डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना है, प्रोवाइड $100 बिलियन पर ईयर इन क्लाइमेट फिनांसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब इसमें बोला गया था कि ऐसा उन लोग को देना है 2020 तक, बट अब उसको बढ़ा के 25 तक कर दिया गया है। हर कंट्री को क्या करना है, मस्ट सबमिट इट्स NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एवरी 5 ईयर, ठीक है, टू अचीव। इसमें एक और बात करी गई थी, नेट जीरो एमिशन हमको अचीव कर लेना है इतना 2050 तक। इसका मतलब क्या होता है नेट जीरो एमिशन का, बैलेंस बिटवीन एमिशंस एंड रिमूवल्स। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए इसकी चर्चा करी गई है। तो इसी के तहत इंडिया ने कुछ टारगेट्स को सेट करा था। उसमें से एक टारगेट था कि 50% जो है इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, उसमें 50% जो है वो हमारा क्या होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल होगा। वो हमारा टारगेट था, उसको हमने समय से पहले अचीव कर लिया है, 5 years अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है। तो डेटा कहता है सरकार का 484 इतना गीगावाट जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें अप्रोक्सीमेटली 242.78 गीगावाट क्या है, कंट्रीब्यूटेड बाय सोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, विंड, सोलर, रिन्यूएबल, ठीक है। यहाँ यही देखिए हम क्यों पढ़े, हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया उस एग्रीमेंट को। यहाँ देखिए ये जो टारगेट था वाज वन ऑफ द 3 क्लाइमेट टारगेट्स, ठीक है। अदर 2 कौन कौन से थे, तो एक था रिड्यूसिंग इट्स एमिशन इंटेंसिटी और एमिशन पर यूनिट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देखिए एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है, एमिशन इंटेंसिटी का मतलब है एमिशंस पर यूनिट ऑफ GDP। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमें एमिशन इंटेंसिटी को घटाना था बाय एटलीस्ट 45% फ्रॉम इस लेवल, जो 2005 का जो लेवल है उससे कितना एटलीस्ट 45% घटाना था हमें। और एक और टारगेट क्या था, क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ इतना बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। हाँ इसमें कहता है कि देखिए कार्बन सिंक क्या होता है, हमने देख लिया है अभी। इसमें टारगेट था हमारा कि हमें 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। हमें ऐसा करना है, ये जो रेंज दिया गया ना इसके इक्विवेलेंट हमें कार्बन सिंक, इतना कार्बन हमें स्टोर कर लेना है, इतना हमें एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेना है, ये हमारा टारगेट था। इसमें से इंडिया ने इसको अचीव कर लिया है 50% वाले टारगेट को, ठीक है। यहाँ देखिए एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगा था, 50% शेयर ऑफ NFF इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी डज नॉट मीन दैट हाफ ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज क्लीन। तो 50% हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 50% जो बिजली आ रही है वो क्लीन बिजली है, बट नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहता है रिन्यूएबल सोर्सेज इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड
फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज के इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट देखिए इसका मतलब समझते हैं हम। इसका मतलब है, ये देखिए शब्द है इंटरमिटेंट, इसका मतलब क्या होता है कि वैरीज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन टाइम, सीजन, वेदर। जैसे कि सोलर पावर तभी काम करेगा जब सन शाइन कर रहा हो, विंड पावर तभी काम करेगा जब विंड कंडीशंस वैसी हो, तेज हवा बह रही हो। इसमें यही कह रहा है कि हमने इंस्टॉल तो कर लिया है अप्रॉक्सीमेटली आधा, ठीक है ना, 50% ऑफ जो हमारी कैपेसिटी है बिजली को जनरेट करने की, इसमें से आधा क्या है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सन चमकता ही रहे, हमेशा विंड हमारा ऐसा ब्लो करता ही रहे जिससे कि हम सोलर पावर, विंड पावर हमेशा जनरेट करते रहे, नहीं। ठीक है भाई, इसमें कह रहे हैं कि डिपेंडेंस मोस्टली हमारा अभी नॉन डिपेंडेंस हमारा किस पे अभी भी है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें उसी पर है। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, बट इट इज़ इंटरमिटेंट, लिमिटेड बाई नेचर। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल में इतना ही था। ये लास्ट देखिए आज का हमारा है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। न्यूज़ थी हिमाचल ट्राइबल वुमेन मैरिज 2 ब्रदर्स। ठीक है, हमको इस न्यूज़ में देखना नहीं है, यहाँ देखिए विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। ट्रांसगिरी रीजन, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछेगा ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम क्या है, सेंचुरीज ओल्ड कस्टम क्या है, पॉलीएंड्री मतलब एक स्त्री अगर एक से ज़्यादा पुरुष से विवाह करती है उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। जिसको कि हम वहाँ पे हम उस ट्रांसगिरी एरिया में क्या कहते हैं, जोड़ीदारन। जोड़ीदारन का मतलब क्या होता है, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री को हम उस ट्राइबल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जोड़ीदारन। पूछ सकता है एग्जाम में। हट्टी ट्राइब, हट्टी ट्राइब के बारे में बोला गया है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर है पॉलीएंड्री का। अब एग्जाम में क्या याद रखना है हमें, ट्रांसगिरी एरिया कहाँ है, हिमाचल में है। हट्टी ट्राइब कहाँ रहता है, इस पर्टिकुलर रीजन में हिमाचल में रहता है। जोड़ीदारन क्या है, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री जो कि इस एरिया में होता है। ठीक है, अब देखिए हट्टी ट्राइब जो है ना उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कब मिलता है सेंटर द्वारा, 2022 में। पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है कि एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, पॉलीएंड्री एक से ज़्यादा पति का होना। तो इन दोनों को हमने आउटलॉ लॉ के द्वारा इसको हम लोग खत्म कर रखा है बाय स्पेशल मैरिजेज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में तो उसको तो क्रिमिनलाइज कर रखा है, ये क्राइम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैच क्या है, संविधान जो है रिकॉग्नाइजेज रेलिवेंस ऑफ प्रिवेलिंग कस्टमरी लॉज अमॉन्ग एसटीज। अब देखिए हमने आप कल की न्यूज़ अगर देखेंगे, आपने हमारे वीडियो फॉलो किया, उसमें देखेंगे आप कि कल भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उसने कहा था कि कस्टमरी लॉज तो इम्पॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिकल 14 जो है उसको वायलेट कर किसी भी फंडामेंटल राइट को वो हनन कर रहे हैं, है ना। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट देखिए आर्टिकल ये 342 आर्टिकल 342, ये क्या करता है, एसटीज को पहचानता है, अकॉर्ड देम अ डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस, डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल किस पे, हिंदू पर है, बुद्धिस्ट पर है, दिख रहा है ना, जैन पर है, सिख पर है। ठीक है ना, और इस हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि ये एसटीज पर अप्लाई नहीं किया जाता है अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कोई रूल निकालता है। ठीक है, तो हिंदू मैरिज जो हमारा एक्ट है वो हिंदू के लिए है, बुद्ध के लिए है, जैन के लिए है, सिख के लिए है। शेड्यूल ट्राइब्स पे ये अप्लाई नहीं होता है अनलेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा रूल नहीं निकाल दे। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिया, देखिए उत्तराखंड में भी हमने न्यूज़ में देखा होगा लास्ट ईयर क्या हुआ था, उत्तराखंड लेके आई थी यूसीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या था, ये भी एसटीज पे अप्लाई नहीं किया जाता है। एसटीज को ये अधिकार दिया गया है उनके जो कस्टमरी लॉज हैं, कस्टमरी मतलब जो परंपरा एक चली आ रही है उसको वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए कल देखिए पेपर में आया था ना, ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया है। हाँ देखिए, हाँ रामचरण एंड अदर्स, ये जो केस का नाम है, इसमें था ना कि जैसे नॉर्मली क्या है, नॉन ट्राइबल वेमेन का अधिकार है अपने पैतृक संपत्ति पे अधिकार, मतलब इनहेरिटेंस, उसको वो इनहेरिट कर सकती हैं, लेकिन ट्राइबल वुमेन को अधिकार नहीं था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कस्टमरी लॉज की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा। कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसने बोला कि ट्राइबल वुमेन का राइट इस मामले में नॉन ट्राइबल वुमेन के बराबर है, मतलब जिस प्रकार से नॉन ट्राइबल औरतें अपने पैतृक संपत्ति को इनहेरिट कर सकती हैं उसी प्रकार
जो ट्राइबल औरतें हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, यही था। तो आज के लिए देखिए इतना ही। थैंक यू।